न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। 13 जनवरी से संगम तट पर शुरू होने जा रहे कुंभ मेले के लिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जीरो फायर कुंभ का नारा दिया है। महाकुंभ मेले में आग की घटना ना हो और अगर कोई घटना हो भी तो उस पर तुरंत काबू कैसे पाया जाए, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फायर सेफ्टी और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कुंभ मेला पुलिस लाइन में शुक्रवार को इसका व्यापक प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभाग ने अपने आधुनिक संसाधनों का प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। कुंभ मेले में करोड़ों लोगों की मौजूदगी और कल्पवासियों का सैलाब मेला प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हादसे की संभावना भी कम नहीं होगी। अगर कहीं आग लग जाए तो ऐसे में क्या फायर सेफ्टी विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है? इसे जानने के लिए मेला क्षेत्र में मॉक ड्रिल की गई। टेंट में आग लगी तो मौके पर ही कुछ ही पलों में दमकल और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें पहुँच गयी। कुंभ मेला क्षेत्र में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक शिविर में आग लगी है और यहाँ पर अग्निशमन विभाग के जो कमांडोज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं आग बुझाने के लिए। और उनके पास कितने तरह के इक्विपमेंट्स हैं, किस किस तरह की गाड़ियाँ हैं, किस किस तरह से व्हीकल्स हैं, और ये आग जो है ये बुझाने के लिए उनके पास जो कह सकते हैं कि सकरा रास्ता है, कहीं पे टेंट्स में जाना है, किसी के घर के अंदर जाना है, तो हर तरह के इक्विपमेंट्स, हर तरह की सुविधाएं हैं। ये किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर पहुंचने के लिए बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, उसके लिए इनके पास न सिर्फ रोबोट है जो फायर सेफ्टी रोबोट है, बल्कि बाइक्स है, ऑल टेरेन व्हीकल है, छोटी गाड़ियाँ हैं जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की होती है, बड़ी गाड़ियां हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कितनी तैयारी है कुंभ मेला क्षेत्र में और कितने तरह के इक्विपमेंट्स हैं। देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को बचा करके बाहर निकाला जा रहा है। तो अपनी तैयारियों को यहाँ पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन की तरफ से जो विभाग है उसकी तरफ से यहाँ पर ये तमाम जो डेमोज हैं वो किए जा रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस लाइन के अंदर ये सारी जो ड्रिल है वो आज किया जा रहा है। कुंभ मेले से पहले ये प्रयास किया जा रहा है कि तैयारियाँ जो हैं उसको दिखाया जाए कि कितनी तैयारियाँ की गई हैं। और यहाँ पर जो देश में उपलब्ध किसी भी तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स हैं, जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं और जो रोबोट्स हैं, वो सारी चीज़ तो कह सकते हैं कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का फुल डेमो है। ये जितने तरह के इक्विपमेंट्स, जितनी तरह के संसाधन उनके पास हैं, सबका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि कितनी तैयारी जो है यहाँ पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है, पानी की व्यवस्था कैसे है। और सबसे अहम जो होता है, कहीं पर भी आग लगती है तो टाइमिंग सबसे अहम होती है, क्योंकि अगर कोई छोटी आग है उसको बुझाने के लिए, अगर किसी शिविर में आग लगी है तो एक बाल्टी पानी काफ़ी होता है, लेकिन 5 मिनट बीतने के बाद उसके लिए बड़े जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां होती है आग बुझाने के लिए पहुंचती है, उस तरह की तमाम गाड़ियां मिल करके जो आग है, जो दमकल की गाड़ियाँ जिनको कहते हैं, वो पहुँच करके आग पर काबू पाती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और आग यहाँ पर जो लगी है उसको बुझाने के लिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके पास जो भी संसाधन है उनका यहाँ पर एक तरह से डेमो किया जा रहा है। तो किस तरह से देखिए, ये जो इक्विपमेंट है इसके ज़रिए पानी डाल करके आग बुझाई जा रही है। तमाम तरह की आग जो होती हैं, कुछ पानी से बुझती हैं, कुछ दूसरे केमिकल्स और फोम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें यहाँ पर ये गैस लीकेज का डेमो किया जा रहा है और किस तरह से जो गैस है वो लीक होती है। और यहाँ पर देखिए, ये फायर फाइटर्स पहुँचे हैं और उसको जो सिलेंडर जो लीक कर रहा है उससे किस तरह से वो निपटेंगे और उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जो फायर फाइटर्स हैं वो न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, मौके से हटा रहे हैं, बल्कि जो लीकेज है, जो आग है, उस पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक अधिकतर शॉर्ट सर्किट की घटनाएं मेले में देखी जाती हैं, जिसके लिए बिजली वायरिंग पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फायर ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है,
तो हम लोगों ने 53 ऐसी टीमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के साथ और जो एक्चुअल में बिजली मिस्त्री हैं उनके साथ मिलकर के बना रखा है। और जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उनको पहले से ही बता रहे हैं और जो ग्राउंड पे वर्क वो कर रहे हैं उसका ऑडिट कर रहे हैं और जो कमियां मिल रही हैं उसको देन एंड देयर हम लोग जो है ठीक करते चल रहे हैं कि कंड्यूट पाइप के अंदर वायरिंग हो, कनेक्टर से तारों को जोड़ा जाए, एमसीवी लगी हो, करेक्ट रेटिंग के तार हो, कॉपर के वायर हो, कि जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हीटर गैस चूल्हे की वजह से भी अक्सर कल्पवासियों के टेंट में आग लग जाती है। ऐसे में विभाग लोगों में जागरूकता फैलाएगा। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन रहेंगी तो अलाव, कंडी, लकड़ी, गैस, हीटर, गीज़र ये सब चलेगा। तो हर दर्शनार्थी के लिए, पब्लिक के लिए हम लोग पैम्पलेट्स बना रहे हैं और उसमें क्या करें क्या ना करें ये उनको बताया जा रहा है। सर, इस तरह के पैम्पलेट्स जो है ये अवेयरनेस के लिए लोगों को दिए गए हैं। हाँ, ये इनको दिया गया है और ये हम लोग हर कल्पवासी के पास जाएंगे, हर टेंट में जाएंगे, छोटे बड़े पंडाल में जाएंगे कि आग को कैसे लगने ही ना दिया जाए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस तरह से फायर स्टेशन बनाए गए हैं कि घटना के 2-3 मिनट में ही गाड़ियां मौके पर पहुंच सकती हैं। पूरा मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर का है। हम इसमें 50 फायर स्टेशन और 20 फायर चौकियां बना रहे हैं और हमारा जो एक फायर स्टेशन का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मैक्सिमम 700-800 मीटर की होगी। तो अगर मिड में फायर स्टेशन स्थापित है तो उसको 400-500 मीटर ज़्यादा नहीं चलना होगा, तो वो हम 2 से 3 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ट्रेवल करके उसको पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, 4000 वाटर हाइड्रेंट मेले में लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा विभाग के पास आधुनिक वाहन भी मौजूद हैं जो आग बुझाने में सक्षम हैं। ये मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल आई है, एडवांस रेस्क्यू टेंडर आया, ऑल टेरेन व्हीकल आई है, फायर फाइटिंग बोट्स भी आई हैं और भी तरह तरह के, जैसे आपने अभी देखा कि एक जो है वाटर वॉल बना दी गई कि आग को टेंटों में बढ़ने ना दे। टेंट को कैसे, अगर कहीं पे आग लग गई है और हवा भी चल गई है तो कैसे आग आगे ना बढ़े, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होता है वो हम लोग के पास हैं और उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से इस्तेमाल होगा कुंभ मेला क्षेत्र में? जो व्हीकल्स हैं, जो फायर वॉल है उसको जो वाटर वॉल है उसको तैयार किया गया है। जो व्हीकल्स की बात कर लें तो जितनी भी रेंज देश में उपलब्ध है सारी रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। छोटे रोबोट से लेकर के जो मल्टी डिज़ास्टर व्हीकल होती है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो हर तरह से जो फायर डिपार्टमेंट है उसकी तैयारी पूरी है और किसी भी स्थिति से निपटने में वो सक्षम है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज के कुंभ मेले में लगातार देश भर से संत महात्मा और अखाड़ों का आगमन जारी है। इसी क्रम में आवाहन अखाड़े के शिविर में श्री महंत इंद्रनगरी महाराज ने पहुंचकर सबको चौंका दिया है। श्री महंत इंद्रनगरी के आने से क्यों लोग चौंक रहे हैं, क्या है इनका संकल्प और क्यों टूटी सांसों के बावजूद हरियाणा से संगम की धरती पर आए हैं बाबा, देखिए इस रिपोर्ट में। जब भी कुंभ में साधु सन्यासियों का जमावड़ा शुरू होता है तो तरह तरह के साधु संतों को देखने का मौका मिलता है। कोई हठयोगी होता है तो कोई अपनी साधना के कारण जाना जाता है। प्रयागराज में आवाहन अखाड़े के शिविर में हरियाणा के हिसार से ऐसे ही एक बाबा पहुंचे हैं, श्री महंत इंद्रगिरी जी, जो अकेले नहीं आए हैं बल्कि अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लाए हैं, जिसके बिना वो एक पल भी सांस नहीं ले सकते, क्योंकि श्री महंत इंद्रगिरी के दोनों फेफड़े 97% तक खराब हो चुके हैं और उनकी सांसें पूरी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में आवाहन अखाड़े के शिविर में हरियाणा से महाराज इंद्रपुरी श्री महंत जी का आगमन हो चुका है और वो आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखें तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है और आमतौर पर इस हालत में कोई आईसीयू में होता है, लेकिन महाराज जी जो है
वो हठ योगी हैं और उन्होंने कहा कि वो कुंभ में जाएंगे। तो इस अवस्था में भी वो कुंभ मेला क्षेत्र में आ चुके हैं और यहाँ पर आवाहन अखाड़े के शिविर में मौजूद हैं। दरअसल जो महाराज जी हैं, महाराज जी को का जो लंग्स है वो डैमेज हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी और उसके चलते बुखार आने के बाद उनको जो लंग्स है उसमें समस्या हो गई थी। बाद में उनका ऑपरेशन भी हुआ लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। तो इस अवस्था में भी वो कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपकी जो सेहत है वो काफ़ी खराब हो गई थी, उसके बाद भी आप कुंभ मेला क्षेत्र में आए, क्या कहेंगे? तो ये हरिद्वार से जो है चला हुआ है कोरोना काल से जी और अभी गुरु महाराज गजानंद की कृपा से सब कुछ ठीक है जी और कुंभ मेला पूरन कुंभ मेला करके जाने का विचार है। डॉक्टर लोग तो नाटे हुए हैं, मना करा हुआ है, फिर भी हम आए अपने गजानंद बाबा की कृपा से और पूरा तीनों स्नान करके जाने का विचार है। टूटती उखड़ती सांसों के साथ श्री महंत के कुंभ और सनातन के प्रेम को देखकर हर कोई उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। दोनों फेफड़े खराब होने के बाद श्री महंत को 4 साल पहले ही डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि वह आश्रम से बाहर न जाएं, लेकिन महंत ने अपनी इच्छा शक्ति और आस्था के बल पर महाकुंभ में आने का फैसला कर लिया। इस हालत में होने के बाद भी उन्होंने किसी परंपरा को नहीं छोड़ा। वे आवाहन अखाड़े में पहुंचने वाले एक एक शख्स को पूछ कर पंगत में बैठाते हैं और भोग प्रसाद लेने के बाद उन्हें दक्षिणा भी अपने हाथों से देते हैं। तो पूरे मन से यहाँ पर हैं, लोगों को यहाँ पर भंडारा चला रहे हैं, लोगों को भोजन करा रहे हैं और जो भी यहाँ पर जो परंपराएं हैं उनका पालन कर रहे हैं। पालन करना पड़ता ना, गुरु महाराज की आदिगुरु शंकराचार्य की बनाई हुई संस्था है, उसको निभाना पड़ता है। निभाते हुए अपना चल रहे हैं अपना गुरु महाराज की कृपा से। हिसार हरियाणा से आए इंद्रगिरी 4 दशक से आह्वान अखाड़े का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमसे बात करते हुए भी एक बार बाबा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उनके शिष्य लेटाते हैं, उठाते हैं, दवाएं खिलाते हैं। कोई दिक्कत अचानक हो जाती है तो क्या करेंगे? ऐसे अचानक हो जाते तो अपने दवाई वगैरह सब कुछ ले रहे हैं साथ में, सुबह इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह सब साथ में है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु महाराज की दया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंद्रगिरी साल 2020 से ही पंच अग्नि धुनी तपस्या करते हैं। इस तपस्या में चारों तरफ अग्निकुंड बनाए जाते हैं जिसमें आग जलती रहती है। बीच में साधक को बैठना पड़ता है और साधक अपने सिर पर भी मिट्टी के बर्तन में अग्नि को रखता है। ये वो समय रहता है जब तपस्या के कारण साधक का शरीर सामान्य से कहीं अधिक गर्म हो जाता है, जिसे कंट्रोल करना पड़ता है। इंद्रगिरी साल 2000 में भी 5 तरफ कंडों से बने हवन कुंड के बीच बैठकर तपस्या कर रहे थे। इस बीच उनके एक शिष्य ने अनजाने में उनके शरीर पर बाल्टी भर पानी डाल दिया, जिसके बाद उन्हें बुखार आ गया और उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए। महाराज की दया रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप लगातार दशकों से पंचधूनी तपस्या करते आए हैं और पंचधूनी तपस्या जो होती है उसमें एक जो साधक होता है उसके 5 तरफ हवन कुंड होते हैं बड़े बड़े, और उसमें बैठकर भीषण गर्मी में जो है वो तपस्या करनी होती है। और उसी दौरान महाराज जी क्या घटना हो गई थी जिससे आपकी तबीयत खराब? ये तो पानी गिरने से हुई थी जी। पानी गिरने से होने के बाद में दिक्कत हुई जी। फिर भी हम तपस्या करते रहे, हमने तपस्या बंद नहीं करी। किसी ने पानी डाल दिया था आपको, शरीर जो है बहुत गर्म था, 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था, उसमें किसी ने आपके शरीर पर पानी डाल दिया। हाँ, उसकी फिर अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु महाराज की दया से सब कुछ ठीक रहेगा। श्री महंत इंद्रगिरी 1989 से लगातार कुंभ मेले में आ रहे हैं। वो हर साल अपने शिविर में अपनी देखरेख में भंडारा चलाते हैं। बाबा कहते हैं प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ मेले में उनके प्राण भी चले जाएं तो उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। क्या संकल्प है महाराज जी, क्या संकल्प लेके आए हैं? संकल्प क्या, अपना कुंभ मेला करने लिए आए, परंपरा है अपनी, निभा के चलेंगे। परंपरा है उसको पूरा निभाएंगे? निभाएंगे, निभा के चलना है जी। तो परंपरा को पूरी तरह से निभाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो श्री महंत इंद्रपुरी जी हैं और इस अवस्था में भी वो कुंभ मेले में आए हैं और ये उनकी इच्छा शक्ति कहें या फिर उनका संकल्प कहें या फिर जिस तरह से उन्होंने बताया कि गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा से वे यहाँ पर पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि तीनों जो शाही स्नान है उसको करके जाएंगे। हालांकि डॉक्टर्स ने उनको मना किया हुआ है,
चलने फिरने को भी मना किया है। वो यहाँ पर जो है अपने स्थान पर मौजूद रहते हैं और बाकायदा एक एक व्यक्ति जो इस छावनी में आता है उसका ध्यान रखते हैं, उसको भोजन कराते हैं और उसको यहाँ से विदा करते हैं। तो जो सारी परंपराएं हैं उनको निभा रहे हैं। डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सनातन में ही जो हठयोग है उसकी एक मिसाल है कि किस तरह से भले ही प्राणों पे संकट हो, तबीयत ज़्यादा खराब हो, लेकिन लोग अपनी परंपराओं का, अपनी जो आस्था है उसका पूरे हृदय से पालन करते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। कुंभ मेले में देश के कोने कोने से बाबाओं के आने का सिलसिला जारी है। कोई बाबा लग्जरी गाड़ियों से पहुंच रहा है तो कोई साइकिल से। ऐसे में एक ऐसे बाबा का आगमन भी हुआ है जिन्हें लोग तिरंगा बाबा के नाम से जानते हैं। कौन है तिरंगा बाबा, क्या है उनकी खूबी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में कुंभ मेले की शुरुआत से पहले साधु संतों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जितने संत आपको यहाँ पर मिलेंगे सबकी कोई अलग कहानी आपको सुनने को मिलेगी। ऐसे ही एक बाबा है जो यहाँ पर धुनी रमा कर बैठे हैं और ये बाबा, इनकी खूबी ये है कि ये तिरंगा जो है, तिरंगा अपने जहाँ पर ये मौजूद हैं इन्होंने तिरंगे को यहाँ स्थापित किया हुआ है और बाकायदा हमने देखा कि उसकी पूजा भी कर रहे हैं, पुष्प चढ़ाए हुए हैं, दीप दिखाया उनको, अगरबत्ती दिखाई है। तो बाबा से हम बात करते हैं। बाबा ये बताएं कि तमाम साधु संत तो देवी देवताओं को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके इष्ट देव होते हैं। आप तिरंगा यहाँ पर आपने क्यों लगा रखा है? ये बाबूजी, ये अपने हिंदुस्तान की शान है। ये सबसे राष्ट्रीय ध्वज, इसका नाम रखा है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के नाम से ये सभी अपने देश, मिलिट्री, सीआरपी, बीएसएफ, सरकारी सब तिरंगे से सलूट इसको पूजन करती है। सुबह आप भी तिरंगे का पूजन? कुछ गणतंत्र दिवस होया, 26 जनवरी हुई तो ये तिरंगे का बड़ा महत्व होता है। इस तिरंगे का बहुत ही महत्व माना जाता है। गणतंत्र दिवस सन 1947, 26 जनवरी सन 1950, तो इसके लिए तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हिंदुस्तान हमारा। अच्छा बाबा, आप किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, किसी मठ से जुड़े हुए हैं? हाँ, निर्मोही अखाड़ा है, चित्रकूट धाम, चित्रकूट निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हैं हम जी। तो तिरंगे की पूजा करते हैं? तिरंगा, यहाँ तिरंगा ये अपना शान है, अपने देश की शान है। हमारी शान नहीं है ये, हमारी नहीं है ये पूरे देश की शान है ये। क्या संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म में जो साधु संत होते हैं वो राष्ट्र को भी, उनके दृष्टिकोण में राष्ट्र की भी वही महत्व होता है जो देवी देवताओं को जिस तरह पूजा जाता है? ये बाबूजी परंपरा देखो सभी की अपनी अलग अलग होती हैं जी। को किसी से है, को किसी से है, को किसी से है, को पूजा किसी से करे, को किसी से। सभी साधु संतों के पास तलवार, भाले, त्रिशूल, डमरू, भोलेनाथ के डमरू ये भी होते हैं, करमंडल होते हैं ये। लेकिन ये राष्ट्रीय ध्वज ये कहीं कहीं मिलेगा, किसी किसी के पास मिलेगा जो इसके लिए जानता है, समझता है, इसके शान को जानता है क्या चीज़ है ये। आप निर्मोही अखाड़े से हैं और चित्रकूट में आपका आश्रम है। आप जब जो आपने संन्यास लिया तो आखिर संन्यास क्यों लिया आपने? कैसे आप साधु हो गए? आप देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं? ये बाबूजी देवी देवता से एक भ्रमण करने के लिए, भ्रमण, 4 धाम का भ्रमण, देवी देवता से मिलना, एक खाली भटकने से कुछ इनके भजन, इनका नाम प्रतिदिन सुबह शाम लिया जाए तो अच्छा है। भ्रमण करना भी अच्छा है। कभी अयोध्या जाना है, कभी उज्जैन जाना, कभी नासिक जाना है, कभी ऋषिकेश जाना है। ये इनके धामों पर जाने के। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नरेश गिरी है जी। तो नरेश गिरी यहाँ पर महाराज जी हैं और निर्मोही अखाड़े से उनका संबंध है, लेकिन इन्होंने जो है अपने
दिल में राष्ट्र प्रेम की अलग जगह रखी है और तिरंगे को अपने साथ लेकर के चलते हैं। इसी के चलते लोग इनको यहाँ पर तिरंगे वाले बाबा के नाम से जानते हैं और जहाँ पर ये आसन अपना जमाते हैं, देखिए ये संगम की रेत है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं और यहाँ पर तिरंगे को भी इन्होंने स्थापित किया है। तिरंगे की पूजा भी करते हैं। तो अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी सोच है और इन्होंने जो है तिरंगे को ही एक तरह से जो राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज है उसको ही अपना आराध्य बना रखा है और उसकी पूजा करते यहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे। और लगातार जब से यहाँ पर पहुँचे हैं इसी तरह से तिरंगे को स्थापित करके उसको धूप दीप दिखाते हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। इस महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट का इस्तेमाल अधिकतर यात्री और पर्यटक करेंगे जो बाहर से कुंभ में प्रयागराज आएंगे। यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट पर कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। आइए देखते हैं क्या सुविधाएं बढ़ रही हैं, कितना विस्तार हो रहा है प्रयागराज के एयरपोर्ट पर। महाकुंभ से पहले ही प्रयागराज एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देश के 35 शहरों से जुड़ जाएगी। प्रयागराज एयरपोर्ट प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है जहां 6 एयरोब्रिज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज एयरपोर्ट पर कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इसका विस्तार किया जा रहा है। 2019 का जो 19 का कुंभ था उसमें लगभग 24 करोड़ लोग आए थे और इस महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो अभी रुझान दिख रहा है। आज गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है मेरठ से प्रयागराज आने के लिए। एयरपोर्ट 6 एयरोब्रिज के साथ, पहले 3 एयरोब्रिज थे, अभी और 3 एयरोब्रिज के साथ 6 एयरोब्रिज के साथ प्रयागराज का एयरपोर्ट अपना दिव्य और भव्य रूप ले रहा है। उसका एक्सटेंशन हो रहा है। बहुत सारे देश विदेश से जो विदेश के लोग हैं वो कह रहे हैं कस्टम क्लियरेंस हमें यहीं करा दी ताकि हम लंदन या दुबई से फ्लाइट लेके सीधा यहीं आ जाए। नंदगोपाल नंदी के मुताबिक अगले महीने यानी जनवरी 2025 से एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई विमान कंपनियों की उड़ान सेवाएं शुरू होंगी और प्रयागराज की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। देखिए यूपी वाला ये एयरपोर्ट है। नहीं, एयरोब्रिज सभी जगह हैं, बट यहाँ प्रयागराज में एयरपोर्ट का खुलना, मात्र 11 महीने में एयरपोर्ट को चालू होना और अब 6 एयरोब्रिज के साथ ही सीधा लोगों को बस पे आना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था। एयरोब्रिज पे फ्लाइट लगेगी और एयरोब्रिज के साथ सीधा आ जाएंगे और लगभग 23 से 25 शहरों से जुड़ रहा है सीधा प्रयागराज और उसकी कैपेसिटी भी डबल से ज़्यादा हो रही है। इतना ही नहीं, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चेक इन काउंटर्स की संख्या 11 से बढ़ाकर 42 की जा रही है। यात्रियों की क्षमता बढ़ाने के बाद माना जा रहा है कि ये एयरपोर्ट प्रतिदिन 2000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। अभी तक प्रयागराज से आकाशा, इंडिगो और एलायंस एयर की ही उड़ान जारी थी। अब स्पाइस जेट भी दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई के लिए अपनी सेवाएं देने को तैयार है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।